हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साउथ सिटी पीसीएमबी और मैं आपका बायोलॉजी मेंटर नागेंद्र साहू भाई हाजिर हूँ आपके लिए अपना फिर से वही चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज पे। और टॉपिक आज का ह्यूमन इम्यूनिटी सिस्टम है। अब आपको लग रहा होगा सर लास्ट लेक्चर भी ह्यूमन इम्यूनिटी सिस्टम ले गया था, तो उसके दो पार्ट है बेटा। आपने वो लेक्चर नंबर 2 देखा और अब ये लेक्चर नंबर 3 है। यहाँ पर हम ये बात करेंगे कि आखिर कैसे हमारा इम्यूनिटी सिस्टम फाइट करता है, कितने टाइप के हम इम्यूनिटी सिस्टम को रखते हैं। तो आज हम एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन पे चर्चा करने वाले हैं जो कि अप्रोक्सीमेटली 5 मार्क का क्वेश्चन हमारे बोर्ड के एग्जाम में आता है। तो हमारे इस लेक्चर को पहली बात तो भाई एंड तक देखें, क्योंकि आखिरी में मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कशन करता हूं जहां पर मैं बताऊंगा आपको कि हाँ ये टॉपिक ये बोर्ड में पूछा गया है और इसकी भाई प्रिपरेशन कर ले, एग्जाम भी आने वाले हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि हम मिल रहे हैं अपने चैनल साउथ सिटी पर और हमेशा आपके लिए चैप्टर वाइज टॉपिक लेके आता रहा आपका बायोलॉजी मेंटर नागेंद्र साहू। तो आज भी हम चर्चा करेंगे इम्यूनिटी सिस्टम पे। चर्चा बहुत अच्छी होने वाली है और तो जैसा कि मैं बोल रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर मिलने वाले हैं बहुत, तो हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि हमारा जो ये चैनल है वो चैनल ईयर लॉन्ग सीरीज पे जैसे हमारा वादा था वैसे कमिटमेंट हम पूरा करते चल रहे हैं और सिलेबस के फिनिश होने पर हम मॉडल पेपर और गेस्ट पेपर पे डिस्कशन करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बेहतर होगा। तो करना क्या है इस चीज के लिए भाई, आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस करके सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए। चलिए समय को बचाते हुए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज पे। ह्यूमन इम्यूनिटी सिस्टम टॉपिक है अपना आज, जिस पर मैंने इम्यूनिटी सिस्टम पे दूसरा लेक्चर आज आपको दूंगा। तो चैप्टर की इंपॉर्टेंस क्या थी कि यहाँ पर हमने जाना कि आखिर जो हमारा बॉडी है, हमारी बॉडी कितने टाइप के डिसीज से इन्फेक्टेड होती है और डिसीज पे हम कैसे रिस्पॉन्स देते हैं उसके बारे में हम यहाँ पर आज चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम उस स्ट्रक्चर की जो स्ट्रक्चर बहुत मान लिया इंपॉर्टेंट था। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो इम्यूनिटी सिस्टम बेस्ड है हमारे एक एंटीबॉडीज पे, जो कि एंटीबॉडीज आ जाते हैं एंटीबॉडीज पे, हमारे एंटीबॉडीज पे। तो आज का हमारा था एक्वायर्ड इम्यूनिटी सिस्टम। लास्ट पे हमने इनेट इम्यूनिटी सिस्टम के बारे में समझा था, हमने लास्ट में फिजिकल बैरियर्स के बारे में जाना था जैसे कि हमारा साइटोकाइनिन था, ये सारी चीजें। और वो लेक्चर हमने वहां पर इनेट इम्यूनिटी पे खत्म किया और आज हमारा जो लेक्चर होगा वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होगा। दोनों लेक्चर काफी बड़े हो जाते हैं इसलिए एक साथ टॉपिक को नहीं रखा मैंने कहा कि आपको डेप्थ में पढ़ाओ जिससे आपकी अच्छी तैयारी हो सके। तो आज हमारा क्या है टॉपिक में ह्यूमन इम्यूनिटी सिस्टम का पार्ट 2 एक्वायर्ड इम्यूनिटी। देखिए एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है यार, अब हमारे अंदर की इम्यूनिटी अगर सही काम नहीं कर रही है तो भाई हमें चीज़ों पे डिपेंड रहना पड़ेगा, हमें मेडिसिन खानी पड़ेगी, या हमारी बॉडी में कोई इन्फेक्शन हो देन हमारी बॉडी प्रोटेक्ट करे किसी चीज़ को, तो वो होती है हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी। यानी जब हम अपने लाइफ स्टाइल में जब इम्यूनिटी को बनाते हैं तो वो इम्यूनिटी हमारी हो जाती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो दो टाइप की इम्यूनिटी अपने पास है भाई, दो तरीके की इम्यूनिटी रिस्पॉन्स दे रही है। तो पहला है ह्यूमरल और एंटीबॉडी मेडिएटेड रिस्पॉन्सेज। ह्यूमरल और एंटीबॉडी का मतलब क्या है? एंटीबॉडी मतलब हमारी बॉडी में एक ऐसा केमिकल जो बहुत सुनते हैं भाई हमने ये मेडिसिन ली एंटीबॉडी बढ़ा देती है, ये वैक्सीन लगी बॉडी में एंटीबॉडी बढ़ गई है। तो हम उस एंटीबॉडी पे चर्चा करने वाले हैं यार। तो वही क्वेश्चन मेरा पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने अभी लेक्चर स्टार्ट करने से पहले बोला। तो हम पहली बात करेंगे ह्यूमरल और एंटीबॉडी मेडिएटेड रिस्पॉन्स पे या एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी पे, यानी एएमआई, एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी। और दूसरे पे हम चर्चा करेंगे सेल मेडिएटेड रिस्पॉन्स पे, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी पे, सेल मेडिएटेड रिस्पॉन्स या सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी पे। इन दो रोगों पे हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले उठाते हैं ह्यूमरल या एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी पे। देखिए अगर हम बात करें ह्यूमरल या एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी, तो हमारे पास दो टाइप की सेल्स होती हैं जो दोनों काम को निपटाएंगी। सबसे पहले हमारे पास है लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स, और दूसरी हमारी है टी लिम्फोसाइट्स। देखिए ये लिम्फोसाइट्स क्या है, तो थोड़ा सा अगर आप ब्रेन में चीज ना आ रही है तो मैं आपको बता दूं लिम्फोसाइट के बारे में कि लिम्फोसाइट है क्या। एक बार रिव्यू दे देता हूं आपको लिम्फोसाइट के बारे में कि लिम्फोसाइट्स क्या होती है। सबसे पहले आपको लिम्फोसाइट से मिला दिया जाए कि लिम्फोसाइट क्या चीज है, तो वो हम लेके आते हैं आपके लिए।
लगता हो कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी के लिए हम कोई डेफिनेशन जानते हैं, तो हमने डेफिनेशन भी रखी हुई कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी है क्या, तो पैथोजन स्पेसिफिक इम्यूनिटी है डेवलप्ड ड्यूरिंग लाइफ टाइम। जैसे कि मैंने पहले बता दिया था कि ड्यूरिंग लाइफ टाइम आप लाइफ में कोई डिसीज से इन्फेक्टेड हुए, देन आपकी बॉडी में एंटीबॉडी बनी, तो ये क्या थी हमारी, ये हमारी पैथोजन स्पेसिफिक इम्यूनिटी होती है। ओके, पैथोजन स्पेसिफिक इम्यूनिटी डेवलप्स ड्यूरिंग लाइफ टाइम। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय मेमोरी ड्यूरिंग फर्स्ट एनकाउंटर ऑफ अ पैथोजन। फर्स्ट एनकाउंटर में जब पैथोजन आपकी बॉडी में गया, सपोज आपकी बॉडी में स्मॉल पॉक्स गया, तो स्मॉल पॉक्स का जो वायरस है वो पैथोजन इंटरेक्ट कर रहा है आपकी बॉडी में, तो जो आप अब रिस्पांस देंगे वो हमारा प्राइमरी रिस्पांस होता है जो लो इंटेंसिटी पे होता है, प्राइमरी रिस्पांस लो इंटेंसिटी पे। देन सेकंड एनकाउंटर ऑफ द सेम पैथोजन, अब अगर दूसरी बार वही पैथोजन इंटर करता है तो कॉजेज अ सेकेंडरी या एनामेस्टिक रिस्पांस, हाई इंटेंसिटी का रिस्पांस होगा। यानी सिंपल सी बात है यार, अगर किसी पर्सन से पहली बार मिले तो हमारा रिएक्शन वो उतना अच्छा नहीं होगा, नॉर्मल इंटेंसिटी का रिएक्शन होगा, लेकिन हाँ मेरी दोस्ती गहरी हुई, हम फिर मिले तो ज़्यादा कुछ दिन होकर के मिलेंगे हाई इंटेंसिटी पे। वही हमारे डिसीज और पेशेंट के बीच है कि अगर पैथोजन एंटर करता है पहला तो प्राइमरी रिस्पांस दिया जाएगा, लाइट रिस्पांस दिया जाएगा, और वही उसके बाद दिया जाएगा हाई इंटेंसिटी का रिस्पांस। तो ये तो हमारे रिस्पॉन्सेज हो गए। अब जैसे कि मैं बात कर रहा था कि हम आपको बताएंगे अपने WBC के बारे में, थोड़ा सा आपको नॉलेज दे देंगे WBCs क्या थी हमारी, तो के बारे में बता देता हूँ आपको। देखिए WBCs यानी व्हाइट ब्लड सेल्स। बेसिकली व्हाइट ब्लड सेल्स टू टाइप्स की होती है, टू टाइप्स की है। एक हमारी हो गई ग्रैनुलोसाइट्स, दूसरी हमारी होगी अगर ग्रैनुलोसाइट्स की बात करें तो ग्रैनुलोसाइट्स में फिर टू टाइप की आती है, थ्री टाइप की हमारे पास। एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स, और न्यूट्रोफिल्स। एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स, थ्री टाइप के हमारे पास ग्रैनुलोसाइट्स होते हैं। लेकिन एक ग्रैनुलोसाइट का ज्यादा दबदबा है क्योंकि यहाँ पर हमें मिलते हैं लिम्फोसाइट्स, एंड मोनोसाइट। यहाँ पर हमें दो लोगों से मुलाकात हुई, लिम्फोसाइट से और मोनोसाइट से। देखिए इसी लिम्फोसाइट के टू टाइप हम पढ़ रहे हैं आज भी, हम देख रहे हैं कि हमें मिले क्या, बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट। और याद हो लास्ट लेक्चर में ही मैंने आपको बताया था कि जब लिम्फोसाइट मैच्योर हो जाए थाइमस के पास जाकर के तो टी लिम्फोसाइट हो जाती हैं, और अगर वर्षन मतलब आपके इंटेस्टाइनल नोड्स के पास है अगर वहाँ अगर मैच्योर हो रही है तो होते हैं बी लिम्फोसाइट्स। तो हम इस तरीके से लिम्फोसाइट जो बी और टी पढ़ रहे हैं बेसिकली वो यहाँ से निकल करके आया हुआ है। तो हमारी बॉडी में जो बी लिम्फोसाइट है ये एंटीबॉडी बना करके फाइट करेंगी, तो इसलिए बन जाता है एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी। और जबकि हमारी टी लिम्फोसाइट किलर टाइप की होती है, सेल टू सेल मारती हैं, सेल टू सेल मतलब फैगोसाइटोसिस करती हैं, तो इनको बोल दिया गया सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। तो अब समझ में आ गया होगा कि आपकी लिम्फोसाइट्स कहाँ से आ गई। ठीक है, चलिए आगे आते हैं टॉपिक पे अपने फिर से हम। तो जैसा कि हमने कहा कि हमारे पास टू टाइप की सेल्स हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पांस आर कैरीड with B lymphocytes, B cells and T lymphocytes, T lymphocytes. B lymphocyte produces antibodies. जो हमारी B lymphocyte है क्या कर रही है, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेंगे। B lymphocyte एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं। These are the proteins to fight with pathogen. ये एक तरीके की प्रोटीन है ना, प्रोटीन समझ इसका मतलब ये मत समझ खा जाए इसको,
हालांकि खा सकते हैं, कोई नुकसान नहीं होना है आपकी बॉडी पे, लेकिन ये जो हमारी एंटीबॉडीज है ये क्या है, प्रोटीन में सब्सटेंस होती हैं, प्रोटीन की बने हुए मॉलिक्यूल्स होते हैं। These are proteins to fight with pathogen, ये हमारे पैथोजन से फाइट करेंगे। देखिए एंटीबॉडीज एक तरीके का ऐसा सब्सटेंस होता है कि ये सारे पैथोजन को कैप्चर कर लेता है, सारे पैथोजन को एक साथ कलेक्ट कर लेता है, एज अ ग्लू चिपका देता है एक साथ। अब टी लिम्फोसाइट पे आ जाइए, तो हेल्प बी लिम्फोसाइट टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। टी लिम्फोसाइट क्या करती है, बी लिम्फोसाइट को उकसाती है कि भाई एक्साइटेड हो, हमला करो, पैथोजन आ गया है। तो अगर डायग्राम में देखिए यहाँ पे दिख रहा है आपको कि हमारी बी लिम्फोसाइट्स थी, इन बी लिम्फोसाइट्स देखिए ये निकाला क्या, एंटीबॉडी। अब आएगा सर एंटीबॉडी समझ में नहीं आ रहा कुछ, तो चलिए पहले एंटीबॉडी बताते हैं आपको एंटीबॉडी है क्या, तब चलेंगे हम फैगोसाइटोसिस के पास। तो आ जाइए सबसे पहले आते हैं एंटीबॉडी में। बेहतरीन सा डायग्राम आपके लिए फुल्ली रखा हुआ है, जिससे आप अच्छे से इसे एग्जाम के लिए भी बना सकें और प्रिपेयर कर सकें। एंटीबॉडी में आपको सबसे पहले दो चेन्स बनानी है। एक चेन की लेंथ आप ज़्यादा रखेंगे, देखिए इधर भी चेन की लेंथ हमने ज़्यादा रखी है, और चेन ज़्यादा लंबी हो गई है, थोड़ी हैवी हो गई है। अब हैवी हो गई है तो हमने क्या बोलते हैं, इसे हैवी चेन बोल दिया। क्या बोलेंगे, हैवी चेन। अब देखिए साथ में इनकी दो चेनें होने लगी हुई हैं। अब ये चेन कैसी हो गई, ये हो गई लाइट चेन। कैसे हो जाएगी, लाइट चेन। अब ऐसा थोड़ा समझ में कम आ रहा है तो समझने में नहीं, समझिए एक चीज, प्रोटीन का मॉलिक्यूल कोई भी मॉलिक्यूल हो, ये प्रोटीन का मॉलिक्यूल बना होता है अमीनो एसिड से। ये जो प्रोटीन का मॉलिक्यूल है बना है अमीनो एसिड से। कई अमीनो एसिड के चेन आपस में जुड़ते हैं, क्योंकि हमने मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में पढ़ा हुआ है कि जब अमीनो एसिड की चेन आपस में जुड़ रहे हैं पेप्टाइड बॉन्ड के साथ, तो ये प्रोटीन का मॉलिक्यूल तैयार हुआ। तो यहाँ पर सिर्फ आपको एक लाइन ड्रॉ करके दिखाया जा रहा है क्या मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर भी है, ये बना अमीनो एसिड से ही, लेकिन यहाँ पर हमें क्या दिखा देंगे, ऐसा लाइन शो कर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक हैवी चेन इधर है, एक हैवी चेन इधर है, साथ में दो आपकी लाइट चेन्स हैं। अब देखिए आपको याद रखना है इस चेन के आगे, ये डिजाइन आप कैसे भी बना सकते हैं, हमारा डिजाइन प्रॉब्लम नहीं है, ये ऐसे ड्रॉ कर दिया गया है जिससे कि आप समझे ये एक एक्टिव साइट है, जैसे प्रोटीन में एक एंजाइम में होता है वैसा। तो ये जो साइट है, दोनों साइट, ये एंटीजन बाइंडिंग साइट है। एंटीजन मतलब हमारा पैथोजन, इस जगह से हमारे पैथोजन को पकड़ा जाएगा। अब वो वायरस हो, वो बैक्टीरिया हो, फंजाई हो, ये हमारा साइड क्या हो गया, पैथोजन का हो गया। तो इस जगह से पैथोजन को कैप्चर किया जाएगा। अब इन चेन के बीच बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड लगे होते हैं, ये देखिए ये डाइसल्फाइड बॉन्ड है, मैं लिख दे रहा हूं, डाइसल्फाइड बॉन्ड है जो जुड़े हुए हैं हमारी चेन को। अब देखिए इसी को, ये हमारा डाइसल्फाइड बॉन्ड हो गया, यहाँ से हमारे पैथोजन करना क्या, आपको कुछ करना ही नहीं यार, सीधे लाइन लेनी है, यू ऐसे लाइन, यू ऐसे हमारा ड्रॉ, ये ऐसे हमारा, ये ऐसे, देन ये पूरे तक मिल जाना, इसमें इधर रखो, बन गया। थोड़ा सा यहाँ पर स्टाइल मार दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डाइसल्फाइड बॉन्ड लगा दीजिए, कोई दिक्कत ही नहीं है, बन गई H2L2। इसी को बोलते हैं H2L2। H2L2 का मतलब क्या है, 2 हैवी चेन्स हैं और 2 लाइट चेन है। तो ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर बी लिम्फोसाइट से सिक्रीट किया जाता है। ये एक प्रोटीन है, ये एक प्रोटीन है जिसे हमने नाम दिया है क्या, एंटीबॉडी। तो ये एंटीबॉडी जो है हमारी, ये एंटीबॉडी बी लिम्फोसाइट से सिक्रीट करेगी, और ये जो हमारा एंटीबॉडी है, ये एंटीबॉडी पैथोजन को कैप्चर करेगा, पैथोजन को जुड़ेगा, उसको किल करेगा। ठीक है, अभी एक्टिविटी क्लियर। अब आइए वापस देखिए अपने लेक्चर पे। ये हमारी जो बी सेल्स थी, यानी बी लिम्फोसाइट, इस बी लिम्फोसाइट से हमारा एंटीबॉडी निकाली गई। अब ये एंटीबॉडी जाती है, ट्रैप करती है हमारे पैथोजन को, देखिए ब्लू वाला क्या है, पैथोजन है। अब ट्रैप तो हो गया, अब केमिकल सिग्नल निकलेगा। अब आ गए कौन, हमारे हेल्पर टी सेल्स आ गए। हेल्पर टी सेल्स जैसे ही आई, पैथोजन को देखिए पूरा अंदर कैप्चर कर लिया जाएगा, रिलीजिंग एंटीबॉडीज। तो जो हेल्पर टी सेल्स है हमारी, इनका मेन काम है क्या, कि
रिलीज करती हैं एंटीबॉडीज को कि भाई तुम करो, रिलीज करो, एक्साइट करती हैं। ठीक है, अब एंटीबॉडी, अब देखिए जब सेल टू सेल अटैक होगा, यानी एक सेल दूसरे को खा जाएगी, जैसे अमीबा अपना खाना खाता है, जैसा कि 10th में आप पढ़ के आए हैं, क्योंकि आपने 10th में देखा भी है कि जो हमारा चैनल आईएससी है, ये आप आईएससी के स्टूडेंट हैं तो बेसिकली 10th में पढ़ाया जाता है हमें टॉपिक डायबिटीज या फैगोसाइटोसिस, जहां पर आपके डब्ल्यूबीसीज आपके पैथोजन को खाती है, चैप्टर आपका सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लियर? तो वहां पर सेल टू सेल अटैक किया जाएगा। तो एक तो अटैक हम समझ चुके हैं कि एंटीबॉडी ने अटैक किया, दूसरे अटैक की बात करें। अब एंटीबॉडी में जो मैंने आपको लेक्चर दिया ये उसकी थ्योरी है, थ्योरी आप देख लीजिए जल्दी से। तो ये है उसकी थ्योरी, जो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया है, ये उसकी थ्योरी है। मेरे बच्चे से सॉर्ट करेंगे। Has 4 polypeptide chains, 2 light and 2 heavy, that's effects. So I told, and types of antibodies की बात करें तो हाँ यहाँ पर कुछ क्वेश्चन अच्छा निकल के आता है। इतने टाइप के एंटीबॉडीज हैं, IgA, IgG, IgM, IgE and IgD। अब ये जो हमारी एंटीबॉडी है IG, ये पूरा फुल फॉर्म है कैसा, देखिए बेसिकली जो हमारा ये एंटीबॉडी है ये एक प्रोटीन है, लेकिन ये प्रोटीन है इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोटीन। इम्यूनोग्लोबुलिन, आई से इम्यूनो, जी से ग्लोबुलिन, ये इतनी टाइप्स हैं। अब ये जो एंटीबॉडीज हैं, ये एंटीबॉडीज हमारी बॉडी में बन रही हैं और हमें प्रोटेक्ट करेगी, जिसमें एक अच्छी एंटीबॉडी हमारी जो है बहुत, वो है IgE, जो हमें एलर्जी से बचा रही है। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी, यानी जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी हमने हासिल करी, हम समझ गए कि अगर हमारी बॉडी में इम्यूनिटी एक्वायर करी गई है तो दो लोग दो तरीके से उस इम्यूनिटी को अंजाम दे रहे हैं, हमें बचा रहे हैं। एक है जो हमारी सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी दे रहे हैं भाई साहब, और एक है हमारा प्रोटीन मेडिएटेड इम्यूनिटी या एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी। तो वो चीज़ हमारे दिमाग में बस जानी चाहिए कि इन इतने लेक्चर में जो अभी आपने अभी तक लिया, इसमें एंटीबॉडी वाला डायग्राम सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो वो हमारा क्या था, एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी थी। अब हम देख रहे हैं कि कितने टाइप्स की वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है। तो चलिए देखते हैं टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। दो तरीके की हमें एक्वायर्ड इम्यूनिटी मिलती है, एक एक्टिव है, एक पैसिव है। अब सिंपल सी बात है, एक्टिव का मतलब जब हम खुद किसी चीज के बीमारी से, डिसीज यानी हमको हो जाए और हमारी बॉडी में जब एंटीबॉडी बना जाए, यानी इन्फेक्शन लेने के बाद हमारी बॉडी में एंटीबॉडी बने, तो वो है एक्टिव इम्यूनिटी, यानी एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। और बनी बनाई ले तो पैसिव है। मैं अपना एक्सपीरियंस लेकर के तुमको बता दूं कि बेटा ये चीज पढ़नी है, तो वो ज्यादा बढ़िया है कि आप पहले नहीं, पहले हम एग्जाम देंगे, फिर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, कर नहीं पाए तब सीखेंगे, नहीं सर अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो उससे बढ़िया है कि आप पैसिव का मतलब डायरेक्टली जो मैं दे रहा हूँ बिना किसी टेंशन के। एक्टिव आप खुद समझे, खुद एग्जाम दे, देना पता लगा पाएंगे हाँ यार तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं था, हमें पढ़ लिया। सेम ऐसे बॉडी में डिसीज का है खेल। अगर आपको कोई डिसीज होती है, देन आपकी बॉडी में कोई एंटीबॉडीज बनती है, तो ये है हमारी एक्टिव इम्यूनिटी। हम बनी बनाई एंटीबॉडी ले लें, हम बनी बनाई वैक्सीन ले लें, तो ये हो जाएगा पैसिव इम्यूनिटी। तो चलिए चलते हैं एक्टिव इम्यूनिटी के बारे में। एक्टिव इम्यूनिटी को पैसिव दोनों को हमने दो टाइप में डिवाइड किया, एक नेचुरल है, दूसरा क्या है, आर्टिफिशियल है। तो आप देखें जरा, हम लोग देखें एक्टिव इम्यूनिटी। नेचुरल में क्या है, नेचुरल में जब आपको कोई इन्फेक्शन हो गया, नेचुरल में आपको कोई इन्फेक्शन हुआ, तब आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज बन रही हैं, तो ये क्या है, ये हमारा नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी है। अगर हम वैक्सीन ले लें, क्या ले लें, वैक्सीन लगवा रहे हैं, तो ये क्या है, वैक्सीनेशन आर्टिफिशियल है। हम वैक्सीन लगवाएं, फिर उस पैथोजन, वैक्सीन में है क्या, वैक्सीन में पैथोजन होता है, डेड नॉन वायलेंट पैथोजन होता है। अब हमने डेड नॉन वायलेंट पैथोजन लिया, अब जो एंटीबॉडी बन रही है वो क्या है,
ये आपकी है आर्टिफिशियल, ठीक है। अच्छा, अब पैसिव में चले आइए। पैसिव में दोनों चीजें हमें खुद नहीं बनानी है। तो एक छोटा बेबी है, अगर वो मदर के मिल्क फीडिंग करता है तो कोलोस्ट्रम में अच्छी खासी एंटीबॉडी होती है IgA। ये एंटीबॉडी बहुत जरूरी है बच्चे के लिए, तो बच्चे को बीमारी से बचाया जाता है। तो बच्चा एक एंटीबॉडी ले रहा है। अब देखिए, ये वैक्सीन नहीं ले रहा है, ये डायरेक्ट एंटीबॉडी ले रहा है, और डायरेक्ट एंटीबॉडी मदर से ले रहा है। तो ये क्या है, मदर अगर बीज फीडिंग कराती है तो ये नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड कराएगी। दूसरा, आर्टिफिशियल में क्या लिया आपने, अब देखिए मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। अब हम एंटीबॉडी ही लेने बनी बनाई इंजेक्शन के थ्रू या किसी डोज के थ्रू, तो वो हमारा चला जाएगा आर्टिफिशियल एंटीबॉडी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ हमारा थ्योरी पार्ट आपको मिलेगा, जो मैंने लेक्चर दिया है उसका थ्योरी, जैसा कि मैं पता करता हूँ कि हाँ भाई लेक्चर अगर है तो उस लेक्चर के बीच आपको थ्योरी भी मिलती रहे, है ना। थ्योरी भी तो तैयार करनी है, तो थ्योरी भी मिलती रहे उस लेक्चर के साथ साथ। देखिए वही चीज है, इट इज द इम्यूनिटी इन विच एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड इन अ होस्ट बॉडी व्हेन द होस्ट इज एक्सपोज्ड टू एंटीजन। एक्सपोज्ड टू एंटीजन मतलब जब उसकी बॉडी में एंटीजन जाए या ऐसी जगह वो चला गया जहाँ एंटीजन है। इट इज स्लो प्रोसेस, ये एक स्लो प्रोसेस है। आप बीमारी लेंगे फिर एंटीबॉडी बनेगी, तो ये स्लो प्रोसेस। इसलिए आपको बता दूं कि जब कभी भी किसी को स्मॉल पॉक्स हो जाता है तो देखा गया कि अगर किसी को स्मॉल पॉक्स, अब स्मॉल पॉक्स क्या है, बहुत शुद्ध हिंदी में उसे चेचक कहते हैं, और नहीं तो कहते हैं देवी माता है आ जाती है। तो वो एक बेसिकली डिसीज है कंटामिनेटेड वाटर से। अब वो डिसीज क्या है, वो डिसीज जो आपको होती है तो आपकी बॉडी में छाले पड़ जाते हैं। लेकिन आप देखेंगे अगर किसी को एक बार ये मतलब जो आपका पॉक्स वायरस एंटर करता है तो उसके बाद फिर ये दोबारा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपके अंदर जो एंटीबॉडी बन गई है, आपके अंदर जो मेमोरी सेल्स बन गई हैं, वो समझ जाती हैं कि दोबारा अगर आए तो हमला तैयार रहेगा। अभी बेचारे को नहीं पता होता, पहली बार एनकाउंटर हुआ, हो गया। तो इट इज द इम्यूनिटी इन विच एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड इन अ होस्ट बॉडी व्हेन द होस्ट एक्सपोज्ड टू एंटीजन। व्हेन द होस्ट इज एक्सपोज्ड टू एंटीजन लिविंग और डेड प्रोटीन, इट इज अ स्लो प्रोसेस। इट्स प्रोड्यूस्ड बाय टू वेज, दो तरीके से हुआ। देखिए नेचुरल एक्टिव एंटी, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी क्या है, इट इज डेवलप्ड ड्यूरिंग नेचुरल इन्फेक्शन बाय माइक्रोब्स। जब माइक्रोब से इन्फेक्शन हुआ डायरेक्ट डेवलप हुआ। सेकंड, आर्टिफिशियल एक्टिव, जैसा कि मैंने बताया कि आपको अगर हम डेड नॉन वायलेंट वायरस डाल रहे हैं, बैक्टीरिया डाल रहे हैं, तो ये हो जाएगा हमारा आर्टिफिशियल। अब जैसे कि पैसिव इम्यूनिटी मैंने बताया था आपको कि नेचुरल में मदर हमें अगर दे रही है, कोलेस्ट्रॉल दे रही है, तो IgA मिल रहा है हमको। मदर में ये बनते हैं, खासकर प्रेगनेंसी के टाइम ये एंटीबॉडीज बनती हैं और बहुत अच्छा होता है। इसलिए एडवर्टाइज पहले आते थे बहुत कि बेबी को मदर का जो स्टार्टिंग का मिल्क है जिसे हम कोलेस्ट्रॉल कहते हैं वो देना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल में ये एंटीबॉडीज पाई जाती हैं और ये एंटीबॉडीज बच्चे को इम्यूनिटी पावर देती हैं जिससे कि वो बीमार ना पड़े। दूसरी चीज है कि हम एंटी टिटेनस सीरम दें, जिसमें कि आप देखेंगे तो यहाँ पर मैंने उसकी पिक लगाई हुई है। टिटेनस सीरम है, डायरेक्ट इंजेक्शन लिया और आपको लगा दिया, है ना, फास्ट आपको रिलीफ मिलेगा। अब आती है बात हमारी कि जो हमने मेमोरी वाली बात करी कि मेमोरी क्या है। देखिए मेमोरी का मतलब होता है कि एक याददाश्त। जब आपकी बॉडी में डिसीज का पैथोजन एंटर करता है तो आपकी बॉडी में मेमोरी बी सेल्स एक्टिवेट होती हैं और ये याददाश्त बना के रखती हैं। देखिए अब एक हमारी बी है लिम्फोसाइट्स जो एंटीबॉडीज बना रही हैं, अब उसके भी टाइप हो जाते हैं। कुछ उसी में लिम्फोसाइट है जो मेमोरी बनाती हैं कि हाँ हम याद करके रखेंगे। सेम ऐसे हमारे पास किलर टी सेल होती हैं, किलर टी सेल्स हैं, तो ये भी यही काम करते हैं, है ना। तो ये चीज वही है, एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी, उसी का एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिया गया कि देखिए वही मेडिसिन है, दिया जा रहा बच्चे को वैक्सीन। अब देखिए टर्म आता है बहुत इंपॉर्टेंट, इम्यूनाइजेशन क्या होता है, ठीक है। तो इम्यूनाइजेशन पे चर्चा करें, इम्यूनाइजेशन क्या चीज होती है।
In this are preparation of vaccine, antigen protein of pathogen और inactivated pathogen, यानी वैक्सीन क्या है, इम्यूनाइजेशन का मतलब है, इम्यूनाइजेशन एक प्रोग्राम है, इम्यूनाइजेशन एक प्रोग्राम है जिससे एक समाज की इम्यूनिटी को बूस्ट किया जा रहा है। और काफी भयंकर इम्यूनाइजेशन हम लोगों ने देखा कोविड के टाइम में, अच्छा खासा इम्यूनाइजेशन। तो हम क्या करते हैं, वैक्सीन बनाते हैं। वैक्सीन है क्या, एंटीजन प्रोटीन होती है ऑफ पैथोजन, यानी पैथोजन से निकली हुई प्रोटीन, या फिर इनएक्टिवेटेड पैथोजन ले लेते हैं, इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द बॉडी, इसको हम बॉडी में इंट्रोड्यूस करते हैं। इट रिजल्ट्स इन द डेवलपमेंट ऑफ एंटीबॉडीज, या तो हम पैथोजन को ही डायरेक्ट बॉडी में एंटर कराते हैं, डेड पैथोजन को, या उस पैथोजन की प्रोटीन को हम बॉडी में इंजेक्ट कराते हैं। इन दोनों तरीकों से हम आपकी बॉडी की सोई हुई इम्यूनिटी को जगा सकते हैं, पैसिव इम्यूनिटी को जगा सकते हैं। क्लियर? ड्यूरिंग एक्चुअल इन्फेक्शन द एंटीबॉडीज न्यूट्रलाइज एंटीजन। अब जब रियल में आपको इन्फेक्शन होगा, हमने तो भाई डेड और नॉन वायलेंट डाले हैं वैक्सीन में, अब जब वो तो केवल कपड़ा गया, उनकी बॉडी गई है, बॉडी को देखते ही हमारे बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट तैनात हो गए मारने के लिए। अब जब एक्चुअल में वो आपकी बॉडी में पहुंचेंगे तो आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम ऑलरेडी मेंटेन रहेगा, और मेंटेन रहेगा तो क्या करें, उससे फाइट करेंगे। The vaccines also generate memory B cell and T cell, जैसा कि मैंने आपसे कहा, ये B cell और T cell को जनरेट करेंगे। They recognize the pathogen quickly, ये पैथोजन को बहुत जल्दी रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। एग्जाम्पल पोलियो वैक्सीन, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, डीबीटी, डिप्थीरिया, पर्टूसिस, टिटेनस, 3 टाइप के वैक्सीन एक साथ रहते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर पोलियो वैक्सीन है। अब आता है बात कि पोलियो वैक्सीन को हम ओरली देंगे, लेकिन हेपेटाइटिस वैक्सीन को हम क्या देते हैं, ब्लड के थ्रू। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि जो पोलियो वैक्सीन है, ये पोलियो वैक्सीन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पे जाकर के काम करती है। इसका फंक्शन है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पे पहुंच करके काम करना, वहां से एंटर करती है, इसलिए इसको ओरली देते हैं। इसका जो रास्ता है वो ब्लड में डिसॉल्व कर दीजिए बस। तो ये दो अलग वैक्सीन है, अलग लेने का तरीका है। वैक्सीन आर प्रोड्यूस यूजिंग डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी। ये टेक्नोलॉजी डीएनए रिकॉम्बिनेंट की आपको मैं लेक्चर में दूंगा, अभी इस चैप्टर पे आऊंगा जहां पर हम हमारा चैप्टर ही है बायोटेक्नोलॉजी एंड देयर एप्लीकेशन, तो वहां पर हम चर्चा करेंगे इस पे, बायोटेक्नोलॉजी एंड देयर एप्लीकेशन पे। तो यहाँ पर वैक्सीन्स आर प्रोड्यूस यूजिंग डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी। डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी है क्या? ये टेक्नोलॉजी क्या करती है कि ये आर्टिफिशियली जो चीज़ हम एंटीबॉडीज या पैथोजन को मारें, इसके बाद तैयार करें, टाइम लगेगा, ये टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट वे में काम करती है। तो अभी जो आपका वैक्सीन बनाई गई है, अब जो मॉडर्न जमाना आ रहा है उसमें डीएनए टेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी का यूज करके हम वैक्सीन को बनाते हैं। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन प्रोड्यूस फ्रॉम ईस्ट। अब ये जो वैक्सीन है किससे निकाली जा रही है? ईस्ट से निकाली जा रही है। ईस्ट एक कॉमन सा आपने पढ़ा है मैंने आपको माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में। ईस्ट जिसे हम बेकरी ईस्ट, याद होगा आपको कि हम बेकरी में यूज करते थे इसको, बेकरी में, डेयरी इंडस्ट्री में, ब्रेड को बनाने में, है ना, कर्ड को बनाने में हम इस फंजाई करते हैं। इस फंजाई की कितनी इंपॉर्टेंस है, उससे हमने निकाल लिया हेपेटाइटिस वैक्सीन, जो कि सबसे घातक बीमारी है। ये बीमारी अगर है तो लीवर पे इन्फेक्शन करेगा और आप जल्दी क्योरेबल नहीं होंगे। कहा है कि ये डिसीज क्योर करती नहीं है। इट इज द डायरेक्ट इंजेक्टेड of pre-formed antibodies or anti-toxin. It is required for quick immune response. ये बहुत जल्दी immune response देती है। और शायद आपको याद होगा जब आपने कोरोना की वैक्सीन लगवाई है तो आपको फीवर आ जाता है ना, तो ये क्विक रिस्पॉन्स है, बहुत फास्ट रिस्पॉन्स देता है। तो इट इज रिक्वायर्ड फॉर क्विक इम्यून रिस्पॉन्स। एग्जाम्पल इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट टिटेनस, स्नेक वेनम। अब देखिए स्नेक वेनम क्या होता है, आपके सामने देखो ओरिजिनल पिक्स है, जिससे आपको टेंशन ना हो कोई चीज़ की। स्नेक वेनम देखिए ऐसा है, जब कोई स्नेक बाइट कर लेता है, कोई स्नेक बाइट कर लेता है, तो ऐसी कंडीशन पे इतना फास्ट इसका पॉइजन होता है कि आपको दिक्कत करेगा। तो इम्यूनाइजेशन वाले प्रोसेस पे हम चलते हैं और वहाँ पर प्रिपेयर्ड एंटीबॉडीज लगाई जाती है जिससे कि आप बच सकें इस स्नेक वेनम से। काफ़ी एक्सपेरिमेंट के बाद बनाई जाती है वैक्सीन हमारी। तो सब हमारे जितने भी चीज़ें थी ये हमारे
पैसिव इम्यूनिटी का सब खेल है, पैसिव इम्यूनिटी ने सब कुछ किया है मैंने यहाँ पर। अब आते हैं अगले टॉपिक पे जहाँ पर हम बात करेंगे एनर्जी से। देखिए एनर्जी क्या है, बड़ा कॉमन टर्म में हम लोग बोल देते हैं यार हमको तो इस चीज़ से एनर्जी है ना। किसी को डस्ट पार्टिकल से एनर्जी, झाड़ू लगी, छींक आ गई, किसी को अस्थमा होता है, वो भी टाइप की एनर्जी है। देखिए एनर्जी क्या है, इट इज द एक्स एग्रीगेटेड रिस्पॉन्स ऑफ इम्यून सिस्टम टू सम एंटीजन सीन इन एनवायरनमेंट। कह रहा कुछ एंटीजन के लिए हमारी बॉडी इतना जल्दी रिस्पॉन्स देती है कि क्विक रिस्पॉन्स है, एक रिफ्लेक्स एक्शन की तरह रिस्पॉन्स देती है। रिफ्लेक्स एक्शन मतलब बहुत फास्ट, जैसे लाइट रिफ्लेक्ट करती है ऐसे पार्टिकल्स को हम एलर्जेंस कहते हैं। क्या कहेंगे? एलर्जेंस। और ये जो कंडीशन सामने आई इसको हम क्या कहेंगे? एलर्जी कहेंगे। तो कह रहा क्या कि एग्रीगेटेड रिस्पॉन्स ऑफ इम्यून सिस्टम टू सम एंटीजन सीन इन एनवायरनमेंट कॉल्ड एलर्जेंस। एलर्जेंस क्या है? सब्सटेंस कॉजिंग एनर्जी, जैसे माइट्स इन डस्ट, पॉलन ग्रेन है, एनिमल डेंडर है, फर है, उनके एंटीबॉडीज प्रोड्यूस अगेंस्ट द एलर्जेंस आर IgE। तो जब कोई जिस चीज से आपकी बॉडी बहुत क्विक रिस्पॉन्स दे इम्यूनिटी का, तो हम ऐसे जो हमारी एंटीबॉडी रिस्पॉन्सिबल होगी वो हमारी एंटीबॉडी रिस्पॉन्सिबल होगी IgE। तो एलर्जी से काफी मिलता जुलता है, एलर्जी से काफी मिलता जुलता है। अब जब एलर्जी से काफी मिलता जुलता है तो आप क्या लगा देंगे? IgE। क्या बोलेंगे? IgE। ओके, तो IgE बाइंड्स ऑन मास्ट सेल्स। ये हमें ध्यान रखना है, ये बना कर रहा है तो ये मास्ट सेल्स कर रही हैं। मास्ट सेल हमारी बॉडी के सेल्स है जिनका फंक्शन होता है एलर्जी वाली एंटीबॉडीज को रिलीज करना, to release chemical like histamine and serotonin from them। तो यहाँ पर ये पेज बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। मैं पहले बात करूँ तो हमारी एंटीबॉडी बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए आज लेक्चर में क्लियर बोल रहा हूँ, पहला जो क्वेश्चन इस आपके लिए इम्पोर्टेंट था वो एंटीबॉडी इम्पोर्टेंट था। दूसरा जो क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट बनेगा वो बनेगा हमारा एलर्जी से। क्लियर? तो क्या है? एलर्जी है, जिस कारण एलर्जी होती है उसे हम एलर्जेंस कहते हैं। एलर्जी कॉजिंग जो हमारी एंटीबॉडी है जो एलर्जी को बनाने में हेल्प कर रही है वो हमारी है IgE। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। सिम्टम क्या होंगे एलर्जी के? नॉर्मल सिम्टम है, स्नीजिंग है, वाटरी आइज, वाटर मतलब आंखों से पानी निकल रहा है, रनिंग नोज है, समझी गए होंगे, कॉमन कोल्ड होने के बाद जो बच्चा उठती है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, रीजिंग है, स्किन रैशेज है, ये सारे आपके सिम्टम्स होते हैं एलर्जी के। हालांकि सिम्टम एग्जाम में बोर्ड नहीं ज़्यादा पूछता है, वो आपसे डिफाइन पूछ देगा एलर्जेंस क्या है, एलर्जी क्या है, सिम्टम नहीं पूछेगा। तो सिम्टम पे मैं ज़्यादा नहीं कहता, फोकस करें आप। Determination of causes of allergy. The patient is exposed to or injected with very small doses of possible agent and the reaction studied. अब कैसे इनके स्टडीज डिटरमाइन किया था किस चीज से इनको एलर्जी है? आप कहते हैं सर जब मैं डस्ट जगह पे होता है तो मुझे स्नीजिंग होने लगती है, तो भाई हम आपको ऐसे जगह पे गुजारेंगे, थोड़े थोड़े डोज देंगे उससे, आप देखेंगे क्या सही में आपको किस लेवल तक की एलर्जी है। तो किसी एलर्जी को आइडेंटिफाई करने के लिए हम पेशेंट को एक्सपोज करते हैं उस जगह पे या इंजेक्ट करते हैं बहुत छोटे से अमाउंट से, जो छोटे एलर्जन से। ठीक है, अब आता है हमारा एक टॉपिक ऑटो इम्यूनिटी। ये भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ऑटो इम्यूनिटी का। आप देख रहे होंगे हाथ पर कैसे होंगे ऑटो इम्यूनिटी में काफ़ी ये हड्डियाँ टेढ़ी हो जाती है। अगर आप एक्सरे देखें तो एक्सरे में नॉर्मल पर्सन के हाथ के ऐसे देखें फिंगर्स हैं, जिसे हम फैलोजन कहते हैं, फिंगर की जो हमारी बोन होती है उसे बोलते हैं फैलोजेंस। फैलोजेंस देखे बहुत से लोग डिजीज कहते हैं, जो फैलोजन है या फिर जो हमारे डिजिट्स हैं, ये डिजिट देखेंगे आप इस जगह पे काफी टेढ़ी हो गई है, समझ नहीं आता ये क्यों हो गया, है ना। ये बोन हमारी इरोजन कैसे कर गई, सॉफ्ट इतनी हो गई, टेढ़ी हो गई, तो ये घटना क्यों घट गई? चलिए देखते हैं। कहते क्या है, इन हायर वर्टिब्रेट्स मेमोरी बेस्ड क्वाड इम्यूनिटी इवॉल्व्ड बेस्ड ऑन द एबिलिटी टू डिफरेंशिएट फॉरेन ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम सेल्फ सेल्स। हायर वर्टिब्रेट्स हैं हमारे, उन वर्टिब्रेट्स में मेमोरी बेस्ड इक्वालिटी सिस्टम पाया जा रहा है। समटाइम्स ड्यू टू जेनेटिक एंड अदर अननोन रीजन, ये साइंटिस्ट को भी नहीं पता है कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कुछ जेनेटिक डिसेबिलिटी हो या अननोन रीजन है
द बॉडी अटैक्स सेल्फ सेल्स, उनकी बॉडी की सेल्फ सेल पे ही अटैक होना चालू हो जाता है। वो खुद अपनी बॉडी पे, अपने बॉडी को अपना दुश्मन समझने लगती है, रिजल्टिंग इन डैमेज टू द बॉडी, और ऐसी घटना में बॉडी डैमेज हो जाती है। डैमेज टू द बॉडी, इट इज कॉल्ड ऑटोइम्यून डिसीज लाइक रूमेटॉइड आर्थराइटिस। अब आप कहेंगे सर आर्थराइटिस हमने सुना था, रूमेटॉइड आर्थराइटिस क्या है? तो हाँ, दो तरीके की आर्थराइटिस होती है। एक आर्थराइटिस है जिसमें आपके केवल नी बोन पे प्रॉब्लम क्रिएट होती है, लोअर जो जॉइंट्स हैं उस पर ज़्यादा, लेकिन रूमेटॉइड आर्थराइटिस में ज़्यादा हड्डियाँ टेढ़ी जाती है, आपके हाथ पैरों में टेढ़ी लग जाती है। रीज़न क्या है? आपके बोन्स को बचाए रखने वाले जो सेल्स हैं, वो सेल्स पे ही हमारा ऑटोइम्यून सिस्टम हमला कर देता है। उसको लगता है ये हमारे बॉडी का पार्ट नहीं है, बॉडी का पार्ट नहीं समझता, और ऐसी कंडीशन पे ऑटोइम्यून सिस्टम से हमला करना। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी प्रॉब्लम है, दिख रही है, इसी का एक्सरे में मैंने दिखाया है, और हमारी आपकी मुलाकात यहीं तक रहेगी आज हमारे चैनल साउथ सिटी पीसीएमबी पर, और मैं आपका बायोलॉजी मेंटर नागेंद्र साहू आपके साथ ऐसे ही बना रहूँगा। तो आज हमारा टॉपिक इम्यूनिटी पे कम्प्लीटली गया है खत्म, कि जो हमने एक सबसे पहले इस लेक्चर के पहले लिया था, कि हमने आपको बताया था क्या, जो हमारा एक्टिव इम्यूनिटी पे हमने चर्चा करी थी, या जो हमारे इनेट इम्यूनिटी हमने उस पर चर्चा करी थी, जो हमें जन्मजात मिली थी। आज हमने जो इम्यूनिटी देखी, वो इम्यूनिटी क्या है? वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है। और इस एक्वायर्ड इम्यूनिटी में 2 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा कि मैंने बताया एंटीबॉडी वाला इंपॉर्टेंट है, सेकंड एलर्जी, और रूमेटॉइड आर्थराइटिस यानी ऑटो इम्यून सिस्टम जब डिस्टर्ब हो जाती है तो ये डिसीज हो जाती है। तो ये तीनों को अच्छे से पढ़िएगा, और जैसा कि मैं कहता हूँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, लेक्चर्स आपको थोड़ा मिलते रहेंगे, और हम भी मुलाकात करेंगे आपसे फिर से एक नए लेक्चर पे, एक नए टॉपिक के साथ। चैप्टर सेम रहेगा, अभी चैप्टर थोड़ा सा लंबा है, तो मुलाकात करते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे। तब तक